और अख्तरुल ईमान का सर्वसामान जो सारांश से आया, जिसमें हमारे साथी ने किया, उसमें सब कुछ है। अब राहुल सिंह ने एक बात कही कि वो मशहूर होने के बाद कवि के रूप में मशहूर हुए, फिल्म में मशहूर होने के बाद, या पहले से हुए, ये मैं भी नहीं जानता। उनको वक्त के लिए फिल्म फेयर मिला था, उसके बाद वक्त के लिए उनको फिल्म फेयर मिला था। हालांकि उनके कुछ संवाद मुझको याद है। पत्थर के घरों में, शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरे के वो जो डायलॉग है, या राजकुमार के बहुत सारे संवाद वो दिए हुए अख्तरुल ईमान के। लेकिन एक जरूरी बात की तरफ राहुल सिंह ने इशारा किया है। अभी के इस उपभोक्तावादी समाज में मैं रोज देख रहा हूं कि जो वास्तव में कवि हैं और उनके पास अब कुछ नहीं है कविता के सिवा, उनकी वक़्त घटती जा रही है। और ऐसे लोग जिनके पास कविता के अलावा दूसरी चीजें ज्यादा हैं, जैसे ग्लैमर, ये सारे जो लिट फेस्ट हैं वो उस ग्लैमर के ही बारे में है। और उन्होंने वो साहित्य की वास्तविकता का क्षरण करते हैं। एक कवि से बड़ा कौन होगा? अगर वो महान कवि है तो महान कवि है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। न देश का प्रधानमंत्री, न शताब्दियों का फिल्म अभिनेता। लेकिन ये जो ग्लैमर है, ये सब कुछ को नष्ट करता है। और कविता की एक लड़ाई आज, और उन सभी लोगों की जो कविता से प्रेम करते हैं, उनकी लड़ाई आज ग्लैमर के विरोध में भी होनी चाहिए। नहीं तो ये फर्क मिट जाएगा। अभी इरशाद कामिल का उन्होंने नाम लिया, मैं कितने नाम लूं, नाम लेना उचित भी नहीं है बहुत अभी। लेकिन वे सारे लोग जो सिर्फ ग्लैमर है उनके साथ, या पद है उनके साथ, या पैसा है उनके साथ, इससे वो कभी थोड़े हो जाएंगे। ये एक बात है अख्तरुल ईमान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कवि थे, और जैसा अशोक जी ने बिल्कुल शुरू में कहा, बातचीत में जो उन्होंने उनसे पूछा था, उन्होंने अपने कवि को अलग रखा इस ग्लैमर से। और यही उनकी खूबी है। एक खूबी और है उनकी, जो प्रगतिशील कवि थे, और उर्दू में यह धारा बहुत ही मजबूत थी और बहुत ही तेज थी, और बहुत जोर की आवाज वो बोलती थी। उसमें सबसे धीमी आवाज में बोलने वाले कवि फैज भी बहुत जोर से बोलते थे कई बार। ये उस धारा से अलग थे, इसलिए भी उस समय इनको मान्यता देर से मिली, और कुछ अलग तरह के लोगों को मिली। फिराक भी उसी धारा में थे। फिराक को अख्तरुल ईमान पसंद थे बहुत। तो इस तरह से आनंद गुप्ता ने मीरा जी का जिक्र किया और इनको आम आदमी का शायर बताया। लेकिन एक उन्होंने मुहावरा कहा, उर्दू शायरी का भारतीयकरण। ये शायद कहा आपने या नहीं, मैंने गलत सुना? वैसे मैं गलत सुनूं तो मुझ पर ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये उर्दू शायरी का भारतीयकरण क्या है? उर्दू तो कहीं बाहर की भाषा ही नहीं, तो यही की भाषा है, इसका क्या भारतीयकरण होगा? अच्छा, उसको उसकी पहुंच बढ़ाए। अच्छा, वो उनको कहना यह है कि उसकी पहुंच पूरे देश में हुई। लेकिन एक साथ की बात और है, इसका अभी जिक्र हमारे साथी ने भी किया। फिराक साहब ने लिखा है कि उर्दू कविता को ठीक से समझने के लिए आपको उर्दू कविता में इस्तेमाल होने वाले रूपकों, मिथकों के बारे में जानना चाहिए। और उर्दू भाषा और साहित्य जो उन्होंने किताब लिखी फिराक साहब ने, बहुत जरूरी किताब है हर आदमी के लिए। उसमें आखिर में एक काफी बड़ा हिस्सा है इन बिंबों, रूपकों, मिथकों, चरित्रों का, जो उर्दू कविता में आते हैं। तो इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। तब अख्तरुल ईमान हो या गालिब हो या कोई भी हो, उनकी कविता
आसानी से हमको समझ में आती है, क्योंकि हम उसको जानने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू भाषा और साहित्य पढ़ करके ही इन कवियों को पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा आनंद गुप्ता ने इनको मीरा जी वगैरह का जिक्र करते हुए और इनको एंटी रोमांटिक पोएट कहा, ये भी सही है। ज्योति जी ने एक बहुत सुंदर मुहावरा मुझको दिया, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो ये बहुत उन्होंने फिल्म और कविता के संबंध पर भी बात की अपने आलेख में। और अर्पण कुमार ने और उनका आखिरी था, और आज के सत्र का आखिरी पर्चा भी था, मेरी की आखिरी बात होगी कि नज़्मकार एक गूंगी औरत को अपनी जबान देना चाहता है। हर कविता एक गूंगे आदमी को जबान देती है। जो एक गूंगा जो गुड़ खाता है वो नहीं बता सकता, लेकिन एक कवि उसको बता सकता है उसके बदले। और यही कविता की ताकत है। जो मर रहा है वो कभी बताएगा नहीं कि उसका कैसा अनुभव था, लेकिन कवि जानता है तो अनुभव कैसा था और उसको कैसे बताया जा सकता है। मैं एक बार फिर आप सबों को बहुत बधाई देता हूँ, और मैं सचमुच हृदय से कहता हूँ कि अब मुझको इतना इत्मीनान है। हरभजन सिंह ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि 3 बेटियां थीं और उसके बाद ये बेटा हुआ। तो हम लोग इधर केतर शब्द होता है, उनके यहाँ तिखल है, तो वो अपशकुन माना जाता है। लेकिन उनके पिता इतने खुश हुए कि इनके पैदा होते ही उन्होंने सारा कारोबार छोड़ दिया और सारे अंग समेट लिए, और कुछ ही दिन के बाद वो गुजर गए। जब आप जैसी नई पीढ़ी आती है तो जो पहले के लोग हैं उनको लगता है कि अब आश्वस्त हुआ जा सकता है कि हिंदी कविता आगे जाएगी, और हिंदी में विचार की परंपरा भी आगे जाएगी। और एक बात और कि जब बाद के लोग चुनौती देने लगे तब लगता है कि अरे हमको भी थोड़ा ठीक से खाना पीना चाहिए, ताकि मैं उनसे कम से कम एक बार मुकाबला तो कर सकूं। तो भाई मैं भी आपसे वर्जिश के लिए तैयार हूं, और अशोक जी तो हैं। मित्रों, अब ये नाती दीर्घ दिवस आ गई है, सांध्य वेला। तो पहले चाय पिए और फिर 6 बजे 6 बजे महमूद फारूकी। ये इसकी दिलचस्प कहानी ये है कि महमूद फारूकी ने दास्तान गोई की जो बड़ी परंपरा थी और बड़ी सजीव और व्यापक और लोकप्रिय परंपरा थी, और जो गायब हो गई करीब करीब, उसको फिर से जीवित किया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने उनका विधान बहुत फैला हुआ है। उन्होंने कर्ण पर भी दास्तान गोई की है, उन्होंने नाग दरबारी पर भी की है, और बहुत सारे। तो मेरा ये उत्साह जागा कि उनसे कहूं कि आप नजर साहब की भी दास्तान कहें। और नजर साहब की जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा नाटकीयता नहीं है, उस तरह की जैसी एक दास्तान गोई को तो कहते हुए भी मैं थोड़ा अंदर अंदर से सशंक था कि खुदा जाने क्या होगा। लेकिन जो हुआ है, इसका एक प्रदर्शन, सबसे पहला प्रदर्शन IISc ऑडिटोरियम में हुआ। ऑडिटोरियम भरा हुआ था, और उसके बाद ऐसे लोग जो राजा साहब की चित्र देखते थे, प्रशंसा भी करते थे, लेकिन उनकी समझ में बिठाता नहीं।
वो कह रहा है। उससे आके उन्होंने कहा कि हमको पहली बार रजा साहब के चित्र समझ में आए हैं। तो इस पाए का कि ये दास्तान है, तो हमने उनसे आग्रह किया कि हमारे युवा मित्र आएंगे। वैसे तो हम इनको कई शहरों में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक अकेला आदमी 1-1.5 घंटे आपको रजा की दास्तान सुनाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे बेहतर शाम आपकी न गुजरी है कभी और न आगे गुजरेगी। 6 बजे जरूर है।